जय हिंद आप सभी को। एक कहावत है ना कि पुरानी परंपरा को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ों को नहीं उखाड़ा जाएगा ना तो नए का विकास नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है नेपाल के अंदर कि 35 साल की विरासत को 35 साल का लड़का आज दिनों के अंदर उसको उखाड़ फेंका। ये एक कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि 35 साल की विरासत को 5 दिनों के अंदर किस प्रकार से उसको उखाड़ फेंका, किस प्रकार से उसने उस विरासत को हटा दिया। उस लड़के के ऊपर सटीक एक शायर बनती है। कहते हैं कि महल पुराने ढह गए, अब नए दौर की बारी है। बालिन के चश्मे के पीछे जनता की तरफदारी है। वो कुर्सी कुर्सी खेलते रह गए, वो कुर्सी कुर्सी खेलते रहे सालों साल यहां पर इंजीनियर ने आकर ऐसी झाड़ू मारी है, अब रैप भी होगा और देश का मैप भी सुधरेगा। बुजुर्गों का दौर गया, अब जंजी की सवारी है। बहुत सटीक कहानी बैठती है इस राजनीतिक सत्ता पर। नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव में जेनजी यानी युवा पीढ़ी के आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। मुख्य विरोध प्रदर्शन 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए थे। महज 5 दिनों के भीतर 13 सितंबर 2025 तक पुरानी सरकार पूरी तरह से गिर गई। 9 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में नेपाल की अंतरिम सरकार पर काम कर रही थी। इसकी कमान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथों में था। अभी हाल ही में 5 मार्च 2026 में आम चुनाव हुए। शुरुआती रुझानों और नतीजों में बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी है और वह प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। पिछली सरकार ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सीपीएन, बीएमएल और नेपाली सरकार कांग्रेस का गठबंधन चल रही थी। पुराने नेताओं का एक ऐसा सिंडिकेट था जो सालों से बारी बारी से सत्ता बना रहा था। इसमें केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देवबा और प्रचंड जैसे चेहरे प्रमुख थे। आंदोलन के तत्कालीन वजह सरकार द्वारा 26 से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लगाया बैन था। सरकार ने इसे में नियामक हस्तक्षेप बताया था, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। सोशल मीडिया पर नेपो बैडी ट्रेंड चल रहा था, जिसमें राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और आम जनता की गरीबी के बीच का अंतर दिखाया गया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी लगभग 21 से 23% से युवा बेहद नाराज थे। युवाओं ने डिस्कॉर्ड और अन्य डिजिटल माध्यमों से संगठित होकर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। पुलिस की कार्रवाई में कई युवक की जान चली गई, जिससे गुस्सा और भड़क गया। अनंत सरकार को रुझान पड़ा, संसद भंग हुए और समय से पहले करीब 2 साल पहले चुनाव कराने का फैसला लिया गया। नेपाल के इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की नीतियां सबसे बड़ी वजह रहा। नेपाल के इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी की नीतियां सबसे बड़ी वजह रही। नेपाल के युवा जनजीवी अब पुरानी विचारधारा के बजाय काम की राजनीति को पसंद करते हैं या पसंद भी कर रहे हैं। काठमांडू के मेयर रहते हुए बालेन शाह ने जो काम किए उसे ही उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बनाया। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पूरी व्यवस्था को डिजिटल करना, निजी स्कूलों और अस्पतालों में मनमानी का रोक लगाकर सरकारी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना। पिछले सरकार के दौरान बेरोजगारी दर 22% तक पहुंच गई थी।
नई सरकार का लक्ष्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को विदेश जाने से रोकना है। नेपाल की राजनीति में दशकों तक राज करने वाले नेताओं की के लिए यह सबसे बहुत कठिन रहा। अभी हाल ही में 2026 के चुनाव परिणामों में पुराने दिग्गजों की पार्टियों को भारी नुकसान हुआ। जनता ने नो नॉट अगेन कैंपेन के तहत उन्हें सिर से नकार दिया। अंतिम सरकार और नए गठबंधन ने पिछले शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू कर दी है, जिससे पुराने नेता अब कानूनी घेरे में हैं। यह सिर्फ एक सरकार बदलना नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव था। अब नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी हटा दी गई है, युवाओं की राजनीति में आने से रास्ते खुल गए हैं। नेपाल में हाल ही में हुए बदलावों में वोटों का गणित काफी दिलचस्प रहा। सितंबर 2025 में पिछली सरकार वोटों की कमी से नहीं, बल्कि जन आक्रोश के इस्तीफे से गिरी थी। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पास संसद में बहुमत था, लेकिन 8 सितंबर 2025 को जेनजी युवाओं का आंदोलन इतना उग्र हो गया कि सरकार पंगुर हो गई। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संसद में किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने की स्थिति नहीं बची, जिसके परिणाम स्वरूप 12 सितंबर 2025 को संसद भंग कर दी गई और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। हाल ही में हुए चुनाव में 5 मार्च 2026 को ताजा नतीजों के अनुसार बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है। बालन शाह ने झापा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 54,314 वोटों के विशाल अंतर से हराया है। बालन शाह को 68,338 वोट मिले हैं। केपी शर्मा ओली को 14,034 वोट मिले। पार्टी की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो संसद की कुल 275 सीटों में से आरएसपी को वर्तमान में 110 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। नेपाल में सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की आवश्यकता होती है। रुझानों को देखते हुए माना जा रहा है कि आरएसपी अन्य छोटे दलों या निर्दलीय के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना लेगी। इस बार का चुनाव वोटों की संख्या से ज्यादा बदलाव के अंतर के लिए माना जा रहा है। इस बार लगभग 60% मतदान हुए, जो पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन इसमें पहली बार वोट देने वाले युवाओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रही। नेपाल कांग्रेस और सीपीएन यूमीएल जैसे पार्टियों ने जो पहले 100 से 110 सीटें जीती थी, इस बार 10 से 15 सीटों तक सिमटी नजर आ रही हैं। बालन शाह वर्तमान में नेपाल की राजनीति में सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरा है। उनका संक्षिप्त अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो बालन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ था। मार्च 2026 के अनुसार वह 35 साल के हो चुके हैं। जन्म स्थान की बात करें तो बालन शाह का जन्म नारदेवी काठमांडू में हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो नारदेवी काठमांडू उनका परिवार मूल रूप से मधेश प्रांत के महोत्तरी जिले से है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बालन शाह ने बीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल काठमांडू से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने किया है। भारत के कर्नाटक के स्थित विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमटेक पास किया है। अभी वर्तमान में वो काठमांडू के विश्वविद्यालय में नेवा विरासत संरचनाओं के आधार पर पीएचडी भी कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वे नेपाल के मशहूर हिप हॉप कलाकार थे। उन्होंने 2012 से 2013 तक रबार्ज जैसे रैप बैटल में प्रसिद्धि पाई। उनके गाने अक्सर भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चोट करते थे। उन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता और दिग्गज पार्टियों को हरा करके इतिहास रच दिया। जनवरी 2026 में मेयर पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में आरएसपी में शामिल हुए। 2026 में आम चुनाव के प्रधानमंत्री पद के मुख्य दावेदार के रूप में भी उभर गए हैं। बालन शाह को नेपाल की जेनजी पीढ़ी का मसीहा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पुरानी पीढ़ी के नेताओं के वर्चस्व को चुनौती देकर युवाओं की राजनीति में सक्रिय किया हुआ है। आज की सरकार की बात करें तो देखें, नेपाल में अभी बालन शाह की सरकार बन चुकी है और बहुत जल्द नेपाल में कुछ ऐसा होगा जो 35 सालों में नहीं हुआ था।
कमेंट में आप जरूर ये बताइएगा कि बालन शाह की सरकार बनने से नेपाल में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं और कौन से बदलाव होंगे, जिससे कि जो पुरानी सरकार थी, पुरानी सरकार के वर्चस्व में जो काम नहीं हुआ था, इस नई सरकार को किस प्रकार से काम करना चाहिए। धन्यवाद।